नज़र या नज़रिया के अब तक के सफ़र में हमारी मुलाकात बहुत सी ऐसी हस्तियों से हुई जिन्होंने दृष्टिहीनता को लाचारी नहीं बल्कि एक चुनौती की नज़र से देखा। कुछ को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा और उन्होंने जाना कि हमारे देश में ऐसे बहुत से कानून और प्रावधान हैं जो उनको उनका हक दिलाने के लिए बने हैं, मगर इन लॉज और पॉलिसीज के बारे में आम जनता के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में बहुत सी ऐसी अड़चनें रास्ते का रोड़ा बनी रहती हैं। मैं जॉर्ज इब्राहिम हूँ। मेरा ये मानना है कि इस देश के हर नागरिक को बराबर का हक है, भले ही वो दृष्टिबाधित क्यों न हो। आज के इस एपिसोड के ज़रिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पॉलिसी और कानून में क्या प्रावधान है और हम अपने अधिकार किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं। श्रुति, 1995 में जब आपने कॉलेज में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो आपके साथ क्या दिक्कत हुआ? एड में इन्होंने ये मेंशन किया था जी कि 3% रिजर्वेशन इज देयर फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। जी जी। लेकिन जब हमने अप्लाई किया तो उन्होंने वैकेंसी वैकेंट छोड़ दी और हमको पोस्ट नहीं दी। 1995 में एक कानून बना था, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन और फुल राइट्स के लिए। रोज़गार के बारे में एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट्स है, सूची बनती है पोस्ट की, उसमें कई पोस्ट ऐसे हैं जो सूचित किए गए हैं जिनमें विकलांग व्यक्ति काम कर सकते हैं। दूसरा है धारा 47, उसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी एम्प्लॉई किसी वजह से कोई डिसेबिलिटी या किसी विकलांगता का शिकार हो जाता है जब वो काम कर रहा है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, आप उसका पोस्ट भी नहीं छीन सकते, उसको घटा नहीं सकते हैं, उसकी जो प्रमोशंस आएंगी वो भी उसको आपको देनी पड़ेंगी। और अगर उसकी विकलांगता इस प्रकार की हो कि वो काम नहीं कर सकता है, तो फिर आपको उसके लिए एक सुपर न्यूमररी पोस्ट बनाना पड़ेगा जिसमें कि वो आप उसको उसकी सैलरी देते रहेंगे जब तक कि आप उसके लिए सूटेबल काम नहीं ढूंढ पाते। ये आपका उत्तरदायित्व है। हमने सभी डीन ऑफ कॉलेजेस एंड वाइस चांसलर सबको पहले रिटन रिप्रेजेंटेशंस दिए और उनसे पूछा कि अगर वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। सभी ने बात को टाल दिया, तो हमने हाई कोर्ट में अपना केस फाइल कर दिया। कोर्ट में मैटर अराउंड 5 इयर्स तक चला, तो फिर कोर्ट ने ये स्टैंड लिया कि या तो इनको वैकेंसी दे दी जाए, और अगर कॉलेज ये कहता है कि वर्कलोड कम होने की वजह से सेकेंड वैकेंसी नहीं अवेलेबल है, तो फिर पहली वैकेंसी जिसमें कि एक नॉर्मल कैंडिडेट ऑलरेडी काम कर रहा था उसको हटा दिया जाए और एक फ्रेश वैकेंसी एडवर्टाइज की जाए जो कि रिजर्व्ड वैकेंसी होनी चाहिए। ये जो चीफ कमिश्नर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जो ऑफिस है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है? इसके जो मुख्य काम है वो 4 हैं। नंबर 1, हर राज्य में हमारे आयुक्त विकलांगजन हैं और उन आयुक्तों के कार्य का समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना। जी। नंबर 2, जो भी पैसा केंद्र सरकार विकलांग व्यक्तियों के बेनिफिट के लिए देती है, जी, चाहे वो एनजीओ हो या सरकारी संस्था हो, वो प्रॉपरली यूज़ हो रहा है कि नहीं हुआ, या उसका जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, उसका मॉनिटरिंग करना हमारा काम है। नंबर 2। नंबर 3 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कहीं पर भी हो, चाहे वो नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, कोई रूल नहीं हो रहा है, कोई रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई शिकायत आ जाए, शिकायत के आधार पर संबंधित विभाग से उठाना, और शिकायत न भी आए, चीफ कमिश्नर को पता चल जाए, हमको पता चल जाए कि भाई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है या कोई और हक जो विकलांग व्यक्ति का है वो नहीं मिल रहा है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं है, आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, लोगों को ब्रेल में किताब नहीं मिल रही है या विशेष सामग्री नहीं मिल रही है, वो हम खुद भी अपने आप भी संज्ञान लेकर के संबंधित डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है और ये सब करने के लिए चीफ कमिश्नर और कमिश्नरों को सिविल कोर्ट की पावर है। अगर आपके ऑफिस में या आपके कोर्ट में किसी को कंप्लेन दर्ज करना हो, कोई फॉर्मेट है? हाँ, फॉर्मेट है। हमारा एक रूल 42 ऑफ द पीडब्ल्यूडी रूल्स 96 से है जी। अगर किसी व्यक्ति को उस फॉर्मेट में नहीं देना है
तो एक पोस्ट कार्ड में भी अगर कंप्लेन कर दे, हमको इधर आने की तो ज़रूरत है ही नहीं है, आप ईमेल कर दो, अब तो ईमेल हो गया है, ईमेल कर दो, फैक्स कर दो, पोस्ट कार्ड लिख दो, उसको हम कंप्लेन लेंगे। हमारा वेबसाइट है ccdisabilities.nic.in, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 2001 में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आई थी, पुष्कर सिंह वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसमें 3% रिजर्वेशन को हाई कोर्ट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और जिसमें क्लियरली कहा था कि आप विद इन 6 मंथ्स इसको आप पूरा करें और रिपोर्ट करें, हाई कोर्ट में जमा करें। लेकिन हमें ऐसा लगा उस समय कि ये काफ़ी हो गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी अब मजबूर हो जाएगी करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो इसमें आप लोगों ने क्या किया इसके लिए? 1995 में जब ये एक्ट आया और 11 साल हो गए 2006 तक, उसमें एक भी रिजर्व सीट पे अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। इंटरैक्शन जब हुआ तो उसके बाद 2 मुद्दों पे सहमति हुई। एक तो हम लोगों को बैकलॉग जो बना हुआ है इसको इम्प्लीमेंट कराना है, जो कि पुष्कर सिंह वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो हुआ नहीं था, उसकी बात नहीं थी। और दूसरा इशू हमने छेड़ा रोस्टर का। हम लोगों ने ये लिटिगेशन डाला और बहुत हिस्टोरिक एक जजमेंट, एक रूलिंग आया 2007 अप्रैल 4 को, जिसमें उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया कि जब तक आप 3% रिजर्वेशन नहीं भरेंगे तब तक आप किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कानून तो है, और कानून अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सिस्टम को भी बदल सकते हैं। रेणुका, आपका एक बैंक अकाउंट है, पर सुना है कि शुरुआत में आपको कुछ दिक्कत हुआ था जब बैंक अकाउंट खोलने में। मैं आज से कुछ साल पहले जब ये अकाउंट खोलने के लिए गई थी बैंक में, तो बैंक ने अकाउंट तो खोल दिया, लेकिन मुझे बाकी के जो प्रोविजंस थे लाइक ATM और चेकबुक वो देने से मना किया। उनको ये लग रहा था कि मुझे डिसेबिलिटी है तो मेरे साथ ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है चोरी का या कुछ। आई ट्राई टू फाइंड आउट दोज प्रोविजंस। RBI का सर्कुलर है जिसमें ये मेंशन्ड है कि पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ को हर वो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी बैंक की। अच्छा, कोई भेदभाव नहीं करना है? नहीं। ओके। मैंने कुछ NGOs और खुद भी बहुत सारा फाइंड आउट करके, हेड ऑफिस एंड ओम्बड्समैन, CCPD, वो सब फाइंड आउट करके मैंने एक कंप्लेंट लिखा। मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी कि मुझे अपना राइट जो है वो लेना ही है, और फाइनली मेरे पास ATM भी है, चेकबुक भी है, और फर्दर अगर मैं चाहूँगी तो इंटरनेट बैंकिंग और बाकी फैसिलिटीज़ के लिए भी अप्लाई करूँगी। हमने देखा है कि कई जगहों पर बच्चों को अगर वो दृष्टिहीन है तो स्कूल मना कर देते हैं, और भारत ने अभी UN कन्वेंशन ऑन राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी साइन किया है और उसको रेटिफाई भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र जो कहता है उसके मुताबिक हमारे कानून और हमारी नीतियों को बदलना होगा। तो ये UN कन्वेंशन हमें कहता है कि जो भी मानव अधिकार सब व्यक्तियों के हैं, वही मानव अधिकार विकलांग व्यक्तियों और विकलांग बच्चों और विकलांग महिलाओं के भी हैं। इस संधि पत्र में करीब 50 धाराएं हैं, अलग अलग अधिकारों की बात की गई है, और जो धारा 24 है, शिक्षा का जो धारा है, उसमें ये कहा गया है कि हर विकलांग बच्चे को और हर विकलांग व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है पूरी जिंदगी भर। इसमें ये भी बात की गई है कि शिक्षा को पाने के लिए विकलांग बच्चों या विकलांग व्यक्तियों को जो भी सपोर्ट्स की ज़रूरत है, यदि उन्हें किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है या उन्हें किसी यंत्र की ज़रूरत है या किसी अलग तरह की किताब या मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। और बच्चों के साथ एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में विकलांग बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को भी अपनी शिक्षा पाने का हक है। Student of mine came and said he needed a soft copy of an economics textbook. I asked him to scan that book because we have technology for that, but he obviously realized that it being a book full of tables would pose a lot of problems in terms of editing. So we requested the publisher and he refused to give us soft copy. In fact, he asked us to get a letter from the HRD minister. At that moment I decided that what was important was to change the copyright law. So the Copyright Act of 1957 needed a more inclusive law.
So we gave in a representation in April 2006. It took us actually quite some time, 6 long years, before the Rajya Sabha and the Lok Sabha actually amended the law and brought in the clause we wanted. This benefits all print disabled persons. It allows them to create accessible copy without seeking prior permission of the rights holder. Now that we have a law in place, a number of things can happen, and it will start happening in a bigger measure over time. One, a person with disability can either individually or with a support, individual or service, get accessible copy. We do not need to duplicate this, so that we can over time, and this is what our plan is, to build up a national level library of accessible content, so that duplication is cut out. We're also looking towards sharing of books on a global level once India signs and ratifies the global treaty. We need to have backward and forward linkages to make sure that society is much more open and equitable. And given the right work, I'm sure that is possible. आज की जानकारी के बाद कहना पड़ेगा, जहां सीधी बात नहीं बने वहां सीधे सीधे कानून का सहारा लो। खुशी की बात है कि दृष्टिहीन लोगों को कई क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। नौकरी, शिक्षा वगैरह में होने वाले पक्षपात से लड़ने के लिए कानून भी हैं। जरूरत है इस जानकारी को फैलाने की, इसे हर नागरिक तक पहुंचाने की, ताकि वो अपने रास्ते की अनावश्यक मुश्किलों से कानूनन लड़ सकें। नजरिया तो बदलना ही है, पर तब तक कुछ लोगों की तंग नजर से निपटने के लिए कानून और प्रावधान का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011 460 70380।